हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के लिए वास्तविक संख्याएं। अगर आप राजस्थान बोर्ड से हैं तो ये आपके लिए होगी दूसरी प्रश्नावली में, और अगर आप यूपी बोर्ड से हैं या हरियाणा बोर्ड से हैं तो भी ये दूसरी प्रश्नावली में ही होगी, या हो सकता है तीसरी प्रश्नावली में हो। लेकिन वास्तविक संख्याएं बहुत ही मोस्ट प्रश्नावली है। ये हर 10वीं क्लास में, चाहे बोर्ड कोई सा भी हो, चाहे सीबीएसई, आरबीएसई, एनसीईआरटी, कोई सिलेबस एनसीईआरटी में हमेशा पाई जाती है। तो उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये पूरी प्रश्नावली, इसमें लगभग 4 प्रश्नावलियां होंगी, 2.1, 2.3 और 2.4। चारों इसी पर आधारित है, तो इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले हम वास्तविक संख्याओं के बारे में बात करें तो वास्तविक संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनसे हम गणितीय गणनाएं कर सकें, वो वास्तविक संख्याएं होती है। ठीक है, जो वास्तव में एग्जिस्ट करती हैं। जैसे हम गिनने के लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये जो अंक होते हैं, ये क्या होते हैं? वास्तविक संख्याओं से बने होते हैं। तो ये वास्तविक संख्याएं हैं। इसके अलावा एक संख्या और होती है जो 10वीं क्लास से आगे पूछ जाती है, वो होती है काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर्स। वो हम 11वीं क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वास्तविक संख्याएं, और इसमें है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय को सीधी सी भाषा में समझे तो आपने भाग पढ़े होंगे। जो भाग का नियम है वही क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। तो देखो, इसके कुछ नियम है, तो उन नियमों को समझे कि मान लो कोई एक संख्या है, माना कोई एक संख्या ए है। ठीक है, और ए क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। ए 0 नहीं है। तो 2 ऐसी संख्याएं होंगी, 2 ऐसी संख्या होंगी देखो, जिसमें तो एक संख्या बचेगी। देखो, जैसे अगर बी में हम ए का भाग देंगे तो एक आर संख्या और बचेगी। हम पूरा भाग देने के बाद में भी आर एक संख्या बचेगी। ठीक है, तो एक संख्या और बचेगी सी। ध्यान दें, ए बी सी और आर क्या क्या है यहां पर। देखो, देखा जाए तो बी क्या है? जिसमें हम भाग देंगे, तो क्या है? ये भाज्य। अच्छी तरह समझेंगे। ए भाजक, जिसका हम भाग देंगे, भाजक। सी, ठीक है, ये है भागफल। और आर, ये है शेषफल, रिमाइंडर। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इस बी को क्या लिख सकते हैं? बी बराबर ए सी प्लस आर। अगर हम इसको दूसरे फॉर्म में लिखें, इसको उल्टा सीधा कर दें, जैसे अगर हम ऊपर इसको लिख दें, ए को ए बटे बी, तो ए बराबर बी सी प्लस आर, इस तरह लिख सकते हैं। तो यहां पर इसको किसी भी तरह से लिख सकते हैं, बस ये ए बी सी संख्या आपने मानी है, ये कोई जरूर नहीं है, ये कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब भाजकता के कुछ नियम है, जैसे अब लिखे यहां पर भाजकता के नियम। भाजकता के नियम आप सभी जानते हैं अच्छी तरह से, लेकिन फिर भी आपको रिवीजन करवाना जरूरी है। पहला नियम, संख्या चाहे कोई सी भी हो, ठीक है, कोई सी भी संख्या हो, उसमें एक का भाग दिया जा सकता है। संख्या चाहे कोई सी भी हो, उसमें चाहे एक धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, प्लस माइनस एक का भाग दिया जा सकता है। चाहे संख्या कोई सी हो, चाहे पॉइंट में हो, चाहे पूरी संख्या पूर्णांक हो। ठीक है, दूसरा नियम क्या है? पहला तो एक का भाग दिया जा सकता है किसी भी संख्या में। दूसरा, 0 का किसी भी संख्या में भाग नहीं लगता। किसी भी संख्या में भाग नहीं दिया जा सकता। और तीसरा नियम, पूरा भाग देने के बाद में एक संख्या बचती है जिसको हम क्या बोलते हैं? शेषफल। तो यहां तो हमने इस तरह से लिया है,
हम विभाजन प्रमेय में ये पढ़ेंगे कि यहाँ पर a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो a क्या है, a होगा यहाँ पर भाज्य संख्या जिसमें हम भाग देंगे। b क्या है, b है यहाँ पर या तो भागफल ले लो या फिर भाज्य ले लो, तो यहां पर हम भाज्य ले लेते हैं। q क्या है यहाँ पर, भागफल, भाजक, भाज्य ले गया ना, ये भाजक है, ये भागफल, और r बराबर शेषफल। ठीक है, हाँ, अब एक चीज और समझने की है, यहाँ पर r का मान कहां से और कहां तक होना चाहिए। ठीक है, तो r का मान 0 से तो बड़ा होना चाहिए और हमेशा b से छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये r की कंडीशन है। तो जब भी हम ऐसे सवाल करेंगे तो ये कंडीशन हमेशा लगाएंगे। इस कंडीशन के ऊपर हमारे आने वाली जो प्रश्नावली है 2.1 ये पूरी डिपेंड करेगी। ठीक है, प्रश्नावली 2.1 पहला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q प्लस 1 के रूप का होता है, जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर विषम धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो देखो पहले हम बात करते हैं पूर्णांक। माना a कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है, कोई धनात्मक पूर्णांक लेते हैं, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक समझ रहे हैं, मतलब 1 2 3 4 5 इस तरह कोई संख्या है। ठीक है, इसको हम बनाएंगे विषम धनात्मक पूर्णांक। तो अगर हम ये मानो कोई संख्या है 1 2 3 4 5, अगर इसको हम 2 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। 2 से 4 से 6 से किसी भी सम संख्या से गुणा करने पर ये हो जाएगी सम संख्या। तो देखो सम संख्या क्या होगी, सम संख्या 2a 4a 6a 8 इस तरह की जो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, सम संख्याएं होंगी। अब हमें इसको बनाना है विषम धनात्मक। धनात्मक पूर्णांक पहले से ही है, अब ये सम धनात्मक पूर्णांक हो गया। अब इसको विषम बनाने के लिए क्या करेंगे, विषम धनात्मक पूर्णांक। विषम धनात्मक पूर्णांक कैसे बनेगा, अगर इसमें हम कोई भी विषम संख्या जोड़ दें तो ये विषम धनात्मक पूर्णांक बन जाएगा। जैसे 2a प्लस 1 4a प्लस 1 6a प्लस 1, इस तरह की अगर हम एक एक जोड़ते जाएं तो ये सारी विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या हो जाएगी। आगे बात कर रहा है संख्या का वर्ग। अगर हम इनमें से किसी भी संख्या को उठाकर वर्ग करते हैं तो 8q प्लस 1 के रूप में कहां तक पहुंचेगा। अगर हम 2 का वर्ग करते हैं 4 तक पहुंचता है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। अगर इसका वर्ग करते हैं 4 चौक 16 तो ये पहुंच जाता है, तो हम इसको लेंगे। 6 36 ये काफी बड़ी संख्या हो जाती है, इसलिए हम इनको आगे लेंगे नहीं। हो सकता है उससे, लेकिन वो संख्या बड़ी होती है, इसलिए हम इसको लेकर चलते हैं। तो विषम धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया हमारे पास में, 4a प्लस 1। ठीक है, या ये तो हमने 1 जोड़ा था इसलिए इसको हम लेंगे नहीं। 2a प्लस 3 भी तो जोड़ सकते हैं। इसी तरह से 4a प्लस 3 6a प्लस 3। ठीक है, तो हम लेके चलते हैं दोनों को। तो हमारे पास में विषम धनात्मक पूर्णांक कौन सिलेक्ट किया हमने, 4a प्लस 1 और 4a प्लस 3, 2 लेके चलते हैं। ठीक है, अब ये 2 क्यों लेके चले हम, वो हम आगे देखेंगे। कारण क्या है, क्योंकि यहां पर देखो b का मान क्या है हमारे पास में, यहां पर 4, इसमें हमने b कितना सिलेक्ट किया, 4। ठीक है, तो r का मान क्या होगा, यहां पर r का मान होगा 0 से तो बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर विषम के लिए r का मान जरूरी है कि या तो 1 हो या 3 हो। ठीक है, तो हमारे पास में ये दोनों संख्याएं अवेलेबल होगी, 1 भी है और 3 भी है। अब इन दोनों को लेके चलते हैं। तो यहां पर हमें सबसे पहले पहला नंबर का हम लेते हैं, यदि a बराबर एक संख्या ले लेते हैं 4a, पहली संख्या रहती है यदि 4a प्लस 1
लेने पर। ठीक है, हमने a के रूप में ले लिया, इसको m बराबर ले लो। ठीक है, m बराबर, तो यहां पर वर्क की बात कर रहे हैं तो वर्क करेंगे पहले, तो वर्क करने पर वर्क करेंगे तो m स्क्वायर, इधर वर्क करेंगे तो 4a प्लस 1 का स्क्वायर, खोलेंगे इसको 4 चौक 16, a स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग 1 होता है, प्लस 4 2 8 a। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहां पर इसको इधर ले लेते हैं 16 a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 1। इसमें से कोई संख्या कॉमन आ सकती है, अगर आ सकती है तो ले लेते हैं। क्या आएगी, 8 कॉमन आ गए यहां से, तो यहां पर क्या बचेगा, 2a स्क्वायर प्लस a प्लस 1। अब ये जो कोष्टक के अंदर की जो संख्या है उसको मान लेते हैं q, 8 इसको हमने मान लिया q प्लस 1 m बराबर। ठीक है, जब हम q बराबर 8, नहीं कोष्टक के अंदर क्या है, 2a स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया। ये तो पहली बात सिद्ध हो गई 8q प्लस 1 के रूप में। ठीक है, दूसरा 8q प्लस 3 के रूप में भी हो सकता है, तो उसको हम कैसे सिद्ध करेंगे, आगे लेते हैं दूसरी कंडीशन। यदि m बराबर क्या ले लें, 4a प्लस 3 लेने पर ये ले लेते हैं। ठीक है, अब वर्क करने की बात कर रहे हैं तो m स्क्वायर बराबर, इसका वर्क करेंगे तो 4 चौक 16 a स्क्वायर प्लस 4 के 12 24 a प्लस 3 दिया 9। ठीक है, अब देखो 16a स्क्वायर प्लस 24a प्लस, इसको कैसे लिखते हैं, 8 प्लस 1 लिखते हैं 9 को, ये लिख दिया। इनमें से हम 8 कॉमन ले लेते हैं, चलो 8 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 2a स्क्वायर प्लस 8 के 24 3a प्लस 1 प्लस 1 तो बार है ही। अभी जो कोष्टक के अंदर जो संख्या है उसको हम क्या लिख देंगे, q प्लस 1। ठीक है, तो यहां देखें ये m स्क्वायर हो गया पर, जहां q बराबर 2a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1। हमें सिद्ध क्या करना था, ये चीज सिद्ध करना था कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या को वर्ग करेंगे तो 8q प्लस 1 के रूप में आता है। यहाँ पे भी 8q प्लस 1 के रूप में आया, यहाँ पे भी 8q प्लस 1 के रूप में आया। ठीक है, ये चीज हमको यहाँ पर सिद्ध करनी थी, चाहे q का मान यहाँ पर कुछ भी हो। ठीक है, इस प्रकार से ये पहला सवाल होता है अपना। दूसरा क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9q या 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ पर q क्या है, पूर्णांक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। यहाँ पर a कोई पूर्णांक मान लेते हैं, माना a कोई पूर्णांक है। ठीक है, एक पूर्णांक की बात की है इन्होंने तो पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक की बात की तो धनात्मक पूर्णांक ही मानते हैं इसको, कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो यहां पर ये बात कर रहा है पूर्णांक संख्या का घन 9q या 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8 के रूप का होता है। तो यहां पर a का मान क्या हो सकता है, घन की बात करेंगे तो 3 के रूप में हो सकता है, तभी तो उसका घन करने पर 9 के रूप में आएगा। अगर हम 2 का घन करेंगे, ठीक है, देखो अगर हम धनात्मक पूर्णांक की बात करते हैं तो 1 2 3 इस तरह से 4 5 इस तरह से संख्या आएंगी। 1 का घन करने पर 1 क्या आता है, 2 घन करने पर 8 आता है। 9 तक हम फिर भी नहीं पहुंचे, तो 9 तक हम पहुंचेंगे इस 3 से। 4 का करेंगे तो भी 4 में 9 नहीं आता, इसलिए हम 3 से ही पहुंचेंगे। तो a बराबर क्या होगा, 3b के रूप में होगा। ठीक है, 3b प्लस r। ठीक है, r का मान क्या हो सकता है, यहां पर r का मान हो सकता है 0 1 या 2। 3 तो हो ही नहीं सकता, 3 हो जाएगा तो फिर यहां पर एक संख्या आगे आ जाएगी, तो इसके शेषफल होंगे 3। इसका मतलब क्या है, यहां पर कौन कौन सी संख्याएं होंगी, यहां पर a संख्या होगी
3b या 3b प्लस 1 या 3b प्लस 2, इस तरह की ये 3 संख्याएं होंगी। अब यहाँ पर अगर ये घन की बात कर रहा है तो यहाँ पर हम तीनों संख्याएं ले लेके चेक करते हैं। तो पहली संख्या लेते हैं a बराबर 3b ले लें, ये संख्या हम लेते हैं। अब आगे कर रहे हैं घन की बात, तो घन करने पर चलो घन करते हैं। इसका घन करेंगे तो हम a का क्यूब बराबर 3b का क्यूब। 3b का क्यूब क्या होगा, 3 3 9 27b क्यूब। इसको हमें 9 के रूप में लिखना है तो 9 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, बचे क्या 3b क्यूब, ये बचेगा। तो यहाँ पर ये 3b क्यूब है, इसको हम क्या लिख देते हैं 9, इसको हम क्यू लिख देते हैं। यहाँ पर a क्यूब बराबर, जहां क्यू बराबर क्या है 3b क्यूब है, ठीक है। एक पहला भाग तो ये हो गया 9 क्यू के रूप में, तो ये 9 क्यू आ गया, ठीक है। और क्यू बराबर क्या है 3b क्यूब, चाहे वहां पर b का मान यहाँ पर q का मान कुछ भी हो, लेकिन हमने यहाँ पर इसको लिख दिया 9q। अब दूसरा भाग लेके चलते हैं इसका 3b प्लस 1। तो यहाँ पर हम a बराबर 3b प्लस 1 हम ले लिया। यहाँ पर वर्क करेंगे तो घन करेंगे, तो घन करने पर चलो घन करते हैं। तो a का घन क्या होगा 3b प्लस 1 का b घन होगा। अब घन करते हैं तो इसको खोलते हैं, a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले से। तो 3 के 9 27b क्यूब प्लस 3ab 3b 1 और 3b प्लस 1 प्लस 1 का क्यूब, तो 27b क्यूब 27b क्यूब प्लस 3 के 9b, ठीक है। और इसको 3b से करेंगे तो 9 के 27b स्क्वायर प्लस 9b को 1 से गुणा करेंगे तो 9b प्लस 1। अब यहां से क्या करेंगे, अब इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं 9 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा यहाँ पर 3b क्यूब प्लस 3b स्क्वायर प्लस b प्लस 1। अब ये जो कोष्टक के अंदर की जो सही संख्या इसको हम क्यू मान लेते हैं, 9q प्लस 1 a क्यूब। ये दूसरा भाग सिद्ध होता है 9q प्लस 1 के रूप में आ गया। यहां पर जो भी कोष्टक के अंदर आती है उसको क्यू मानना है। तीसरा लेके चलते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही होगा। a बराबर 3b प्लस क्या लेना है यहां पर 2 लेने पर, चलो घन करेंगे तो a क्यूब, यहां पर इसका घन करते हैं तो क्या आएगा 3 के 9 27b क्यूब प्लस दोनों का वर्ग करेंगे वो 3 गुणा 3b डॉट 3b प्लस 2 और प्लस 2 की घात 3। देखो यहां क्या हो जाएगा 27b क्यूब प्लस 3 के 9 दूनी 18, 3 के 9 दूनी 18, 18 दूना 36, 54 b स्क्वायर प्लस 18 दूना 36 b प्लस 8, ठीक है। ये b है, यहाँ पर ध्यान रखें, ये b है, ध्यान रखें इसको, है ना। तो अब इसमें से हम फिर से कॉमन ले सकते हैं, आगे करता हूं मैं। यहाँ पर यहां से हमें कॉमन लेना है, a क्यूब बराबर 9 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 3b क्यूब प्लस यहाँ 9 छक्की 54 6b स्क्वायर प्लस 9 के 936 4b प्लस आगे तो आएगा नहीं तो 8 यहाँ पे छोड़ देते हैं। कोष्टक के अंदर संख्या को हम क्यू मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा 9q प्लस 8 a क्यूब बराबर ये वाला भाग हो गया तीसरा वाला, जहां q बराबर क्या है 3b क्यूब प्लस 6b स्क्वायर प्लस 4b। ये हो गया अपना दूसरा सवाल। तीसरा प्रश्न, दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां q एक
धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक, पहले ये बात करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। एक धनात्मक विषम पूर्णांक, चलो इसको धनात्मक पूर्णांक ही मान लो, विषम को छोड़ो, ठीक है। तो यहां पर a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। जहां b बराबर क्या लें, 6 दे रखे हैं यहां पर, सब में 6 लेने पर 6 लेने, तो यहां पर क्या हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस आर, ये हो जाएगा। अब यहां पर r बराबर क्या होगा, 0 से लेकर 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये हो गए r के मान, शेषफल यही होंगे 0 से लेकर 5 तक। लेकिन यहां पर सम पूर्णांक कौन से और विषम पूर्णांक कौन से हैं, तो विषम पूर्णांक, विषम कौन कौन से हैं, या तो 1 होगा, या 3 होंगे, या 5 होगा। तो धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक कौन कौन से हैं, देखो 3q प्लस आर के मान क्या रखें, 1, 3q प्लस 3 या 3q प्लस 5, यही हो सकते हैं, ठीक है। बाकी वर्क करने की, घन करने की ऐसे कुछ दे ही नहीं रखा, यहाँ पर सीधे सीधे रखा है धनात्मक विषम पूर्णांक क्या हो सकते हैं, तो ये होंगे 3q प्लस 1, 3q प्लस 3 या 3q प्लस 5, और यही हमें इसमें 3 नहीं, ये सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पर 6 है, ये b बराबर 6 है, तो ये 6 लिखना था यहाँ पर, ये मिस्टेक कर दी, ये ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या युग्मों का युगल विभाजन प्रमेय का द्वारा HCF ज्ञात कीजिए। तो महत्तम सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, एक बहुत सीधा तरीका है, तो पहले समझेंगे इस तरीके को। तो देखो युगल विभाजन प्रमेय का उपयोग करेंगे, तो हम पहला सवाल करते हैं 210 + 1, इसमें से जो बड़ी संख्या है उसको लिखते हैं इधर को 210, ठीक है। ये संख्या क्या है, एक तरह से ये संख्या है भाज्य, इसमें हम भाग देंगे, किसका भाग देंगे, 55 का भाग देंगे। तो यहाँ पर b का मान क्या है, जो भी है b का मान यहाँ पर जो भी है, और q कितनी बार भाग जाएगा, यहाँ पर 55 का भाग इसमें देके देखते हैं, तो लगभग 3 बार जा रहा है ना। अगर 4 बार देंगे तो 220 हो जाता है, तो यहाँ पर संख्या रहेगी 210, तो 3 बार भाग दिया, 3 बार भाग देने पर शेषफल कितना बचता है, शेषफल बचेगा जो भी, तो गुणा करते 5 या 15, 5 15 16, 165, 210 में से 165 घटाएंगे तो कितने बचते हैं, 45, ठीक है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या भाग देते हैं, कितनी बार भाग जाता है वो यहाँ लिखेंगे, प्लस शेषफल जो बचता है वो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ 0 आ जाता है तो ये हो जाएगा हमारा HCF। अगर 0 नहीं आता तो क्या करेंगे, इस संख्या को यहाँ पर खिसका देते हैं आगे, और इस 45 को यहाँ पर ले आते हैं। 45 के बाद 55 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 1 बार, प्लस शेषफल कितने बचेंगे, 10, ठीक है। अभी 0 नहीं आया तो फिर आगे वो इसी तरीके से 45 को यहाँ ले आए, 10 को यहाँ ले आए, 10 के बाद कितनी बार जाएगा, इसमें 4 बार, 10 तो 40, शेष कितना बचेगा, 5। अभी 0 नहीं आया तो 10 को इधर ले आओ, 5 यहाँ ले आए, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 5 दूनी 10, 10 में 10 गए तो 0, यहाँ पर 0 आ गया। इसका मतलब HCF कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर, HCF हो जाएगा 5। जिस संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाता है वो HCF हो जाता है। तो इस प्रकार से पहला सवाल हुआ। तो यहाँ पर 6 सवाल है, तो उनमें से मैं 3 करवा देता हूँ आपके लिए, 3 आपको खुद को कर रहे हैं। तो दूसरा ले लो, दूसरा ले लेते हैं 420, संख्या बड़ी है, 130 का भाग लें, इसमें कितनी बार जाएगा, 13 26 13 39, 3 बार जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा, 390, 420 में 390 कितना बचे, 30, ठीक है। अब यहाँ पर 0 नहीं आया तो 130 को इधर ले आओ, 30 को यहाँ ले आओ,
30 का भाग कितनी बार जाएगा ऐसे 130 में, तो 312, 3 बजे 4 बार ना, 4 बार, तो 30 गुणा 4 करेंगे 120, 130 में से 120 गए तो कितने बचे 10, तो 10 यहाँ पर। अभी 0 नहीं आया तो 30 को यहाँ ले आओ, 10 को यहाँ पर, 10 का भाग 30 में कितनी बार जाएगा 3 बार, प्लस 0 से इस पर 0 आ गया, इसका मतलब HCF कितना हो गया यहाँ पर, ये जो संख्या है जिसका हमने भाग दिया था 10। ठीक है, अब एक सवाल और देख लेते हैं यहाँ पर, तीसरा चौथा पांचवा जो भी है, तो चलो मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ, इसकी जगह करते हैं, हम करते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है, 243 बड़ी संख्या है, ठीक है, और छोटी संख्या है यहाँ पर 75, तो 75 का भाग देंगे हम 243 में, कितनी बार जाएगा 7 3 21, 7 4 28, 4 बार ज्यादा हो जाएगा, तो 3 बार ही देते हैं, तो 3 बार देखो, 5 3 15 सके, 7 3 21 और 1 22, 225, 243 में से 225 गए तो कितने बचे 18 लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ 0 नहीं है अभी तक, है ना, तो आगे बढ़ा देते हैं संख्या को, 75 यहाँ लिख देते हैं, 18 यहाँ लिख देते हैं, 18 भाग 75 में देंगे, 18 60 18 जमाना 18 चौके 72 घटाएंगे 75 में से कितने बचेंगे 3। अभी भी यहाँ पर 0 नहीं आया, इसका मतलब 18 को यहाँ करना पड़ेगा, 3 को यहाँ पर, 3 का भाग इसमें देंगे 18 कितनी बार जाएगा 6 बार, ठीक है, 6 3 18 पूरा भाग जा रहा है, यहाँ पर 0 बच रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब है HCF क्या होगा 3 हो जाएगा, ठीक है। देखो चौथा आप करने की कोशिश करें, 500 मैं करवा देता हूं और छठा भी आप करना, तो 500 और करवा देता हूं मैं, बिल्कुल सीधे सवाल है, 196 और 38 220। यहां पर देखो 38 220 बड़ी संख्या है, 196 का भाग इसमें देते हैं, पूरा जाता है 194 का, ध्यान रखें इसका, थोड़ी मेहनत होगी, आप करके देख लें नहीं तो, और से 0 बचता है। अब एक बार में पूरा भाग चला गया, 196 का भाग दिया, ठीक है, तो HCF क्या होगा यहाँ पर 196, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल करते हैं, बाकी सवालों को आप करके देखें और नहीं होता है तो मुझे कमेंट में जरूर जाके बताएं। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अगर वीडियो पे अच्छे लाइक आते हैं तो मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, मैं आगे पूरी प्रश्नावली बना के लाता रहूंगा। वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि संख्या 408 तथा 1032 के महत्तम समापवर्तक HCF को 1032 x माइनस 408 गुना 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो बहुत सिंपल है, सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात करते हैं, तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, ये है, तो इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा देखें, 1032 किसके बराबर होगा 408 गुना कितनी बार भाग जाएगा इसमें 2 बार, प्लस शेषफल कितना बचेगा, देखो 816 तो 216 बचेगा, 1032 में से 816 गए तो 216, यहां पर शेषफल क्या है अभी 216 है, 0 नहीं है, इसलिए क्या करेंगे 408 को इधर ले आएंगे, 216 का भाग इसमें देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, अगर 2 बार देते हैं तो क्या हो जाएगा 432 हो जाता है, इसलिए इससे ज्यादा हो जाएगा, इसलिए एक बार ही देंगे। अब 216 इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 216 को 1 से गुणा करेंगे तो 216 आता है, 216 को 408 में से घटाएंगे तो घटा के देख लो यहाँ पर, तो एक 10 ले लिया तो कितना 10 में से 1 गया तो 9, 192, ठीक है। अब 192 भी 0 नहीं है, इसलिए अब इधर इसका लेते हैं, इसको 216 यहाँ पर, 192 यहाँ पर, 192 भाग इसमें कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, प्लस शेष कितना बचेगा, 192 गुणा 1 करेंगे 192 घटाएंगे उस 16 में से, तो 16 इसमें से और 8 इसमें, 8 और 16 24, ठीक है, ये भी 0 नहीं है। आगे किसका लेते हैं 192, तो यहाँ पर 24 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 24 का भाग देंगे, 24 48 74 24 96, तो 96 गुना डबल करेंगे तो 192, 8 बार जाता है पूरा, प्लस 0, यहाँ पर 0 शेषफल आ गया, इसका मतलब हमारा HCF क्या है, HCF हो गया हमारा 24। आगे सवाल बोल रहा है कि यहाँ पर जो 1032
x माइनस 408 गुना 5 दे रखा है, ये हमारा HCF का मान है, ये 24 का मान है। तो अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 1032 x बराबर 24, ये माइनस की जो संख्या है ये आगे जाकर प्लस की हो जाएगी, तो गुणा करके इधर भेजेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा 832 और 520, ठीक है। तो अब इनको गुणा करेंगे, जोड़ेंगे इनको, तो कितना हो जाएगा 24, 4 और 2 6, 3 ये 6, ये 2000। एक मिनट, यहां पर इसको दोबारा से गुणा करते हैं, तो